जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस समय देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चुनावों को लेकर माहौल है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस समय चर्चाओं में है। और आज पहले चरण का मतदान जो है वो लगातार चल रहा है और यही हम उम्मीद करेंगे कि शाम तक जो वो अच्छी खासी वोट परसेंटेज जो वो हमें पहले चरण में देखने को मिलेगी। अब दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है और उसके बाद आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है, जो कि तीसरे चरण का मतदान है। और आप इस समय देख रहे हैं कि तमाम चुनावी प्रत्याशी आप कह सकते हैं कि जो चुनावी उम्मीदवार कह सकते हैं वो इस समय चुनावी मैदान में है, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, वादे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर। मैं फिर याद करा दूं आपको कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बॉर्डर का इलाका है और सांबा जिला की ये तीसरी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इससे पहले सांबा जिला की सांबा और विजयपुर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वो होती थी, लेकिन अब इसमें ऐड ऑन हुई है तीसरी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ के लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं। यहाँ के इलाके में क्या कुछ जरूरत है, लोगों के विकास कितनी रफ्तार और आने वाले दिनों में पकड़ेगा, तो तमाम चुनावी प्रत्याशी जो इस समय मैदान में है वो लगातार बात भी लोगों से कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, जो कि 2014 में इन्होंने सांबा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उसके बाद असेंबली पहुंचे, उसके बाद कैबिनेट में मंत्री रहे और उसके बाद अब इनको मौका मिला है 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में कंटेस्ट करने का रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इस एरिया का विजन क्या लेकर ये चल रहे हैं, क्या कुछ इस इलाके के इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की काफी ज्यादा जरूरत है, याद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका रामगढ़ का एरिया नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो चाहे हम किसी भी उम्मीदवार को लेकर बात कर लें, क्या कुछ आप इस एरिया को लेकर कहना चाहते हैं, विजन आपका क्या है और क्या कुछ इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है ताकि लोगों को उम्मीद हो कि हमारे बॉर्डर का और ज्यादा विकास हो। थैंक यू ऋषि। सबसे बड़ी बात यह है कि सांबा जिले के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, एक विजयपुर एक सांबा। और मैं समझता हूँ सांबा के लोगों के लिए ये एक तोहफा है कि आज उनके पास 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें रामगढ़ जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी कार्य हुई है आउट ऑफ हीरानगर का जो एरिया था राजपुरा, 2 पार्ट ऑफ सांबा, बट वो हीरानगर में था, राजपुरा आया हमारे साथ। इसी तरह विजयपुर का पार्ट जो रामगढ़ है वो मिला के एक रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। और ऑब्वियसली अगर आपके पास 3 एमएलए हैं, फंडिंग ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी। और जहाँ तक विजन का सवाल है, जहाँ रामगढ़ की डेवलपमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि जब यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी सांबा और विजयपुर, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी का ये पार्ट था बॉर्डर। सांबा का पार्ट भी था बॉर्डर और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था बॉर्डर। बॉर्डर के लोगों की समस्या अलग रहती है, अपना जो हाईवे है उसके ऊपर के लोगों की कंडी है जिसको हम कहेंगे, उनकी समस्या अलग रहती है। कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस नहीं हो पाता था विधायक से। आज ये एक एक्सक्लूसिवली बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनने से मुझे लगता है बहुत सारे मसले जो हैं बॉर्डर के वो हल होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की ही बात होगी। उसमें अगर आप देखेंगे, जैसे आप कह रहे हैं विजन की बात, तो विजन में ये है बॉर्डर के अंदर सबसे बड़ा इशू जो था वो तो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हल किया है। और ज़्यादातर लोग वो बॉर्डर पे रहते थे, हमारे पीओजे के और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, जिनको लैंड के राइट्स मिले हैं, उनको मालिकाना हक मिले हैं। उसके साथ साथ ये भी प्रॉमिस किया है उसी बॉर्डर में रहने वाले जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये सरकार बनते ही जो मालिकाना हक है वो मिलेंगे। वो एक बहुत बड़ा मसला था जो हल हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट एक इशू है, जो बड़ा इशू है पब्लिक के बीच में, वो है जो फेंसिंग है बॉर्डर के ऊपर। फेंसिंग के पार वाली जो लैंड है, उस लैंड पे कई सालों से हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ बीएसएफ है वो हमारे किसानों को वहाँ खेतीबाड़ी करना अलाउ नहीं करती है। दो अभी जल्दी कुछ साल पहले जब से बॉर्डर फायरिंग बंद हुई है, कुछ लोगों ने शुरू की है, लेकिन तब भी क्योंकि कई वर्षों से वहाँ नहीं हुई थी, एग्रीकल्चर का काम नहीं हुआ था, तो वो जगह अब इस लायक में नहीं रही थी कि वहाँ खेतीबाड़ी की जा सके। तो हमारा निवेदन होगा आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये जो बॉर्डर की पार की लैंड है, इसके 2 हल हैं जो डिमांड करते हैं। या तो आप उनको 1 टाइम सेटलमेंट करके जितनी जगह वो आ रही है इनको पैसे दे दें ताकि वो गरीब जो है वो कहीं और उस पैसे से जगह ले लें, या फिर आप कम से कम 2 फसलों का कंपनसेशन हर साल जो है इन किसानों को दे सकें। मैं समझता हूँ आज की डेट में
सबसे बड़ा इशू जो मालिकाना हक के बाद जो बनता है वो अभी यही इशू है। उसके साथ साथ जो अभी एक डिच का काम चल रहा है, वहाँ पे एक कनाल निकाली जा रही है, उसके अंदर भी बहुत सारी ज़मीन हमारे किसानों की जा रही है, उससे भी थोड़े से परेशान है। अभी इलेक्शन के दौरान काम शुरू हुआ था, लेकिन हमने आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से बात की थी, वो काम रुक गया। लेकिन ये दोनों मुझे लगता है आज की डेट में बॉर्डर की जो है मेन इशू है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों की तरफ से कई सारे सवाल भी आपके सामने आते होंगे कि भाई हमारे ये मसले हैं, ये हल होने चाहिए। तो आपको क्या लगा कि जिस तरह से ये इशू तो आपने मेन जो गिनवा दी, लेकिन क्या लगता है कि ग्राउंड पर कहाँ काम करने की ज़रूरत है ताकि उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए? असेंबली में पहली बार यहाँ से पहला MLA जो वो असेंबली पहुँचेगा ताकि वो बॉर्डर के लोगों की खुलकर बात रखे वहाँ पर। देखिए, इन दो इश्यूज़ के अलावा अभी जो रिसेंटली एक इशू आया है, जो हमने अभी इस बरसात के सीज़न में गर्मी में देखा, वो था पावर का इशू। पावर का इशू भी अभी काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है वहाँ पर, क्योंकि जितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है पावर की उतनी नहीं मिल पाती है। और गर्मियों में और बरसात में जब ये पैडी का सीज़न होता है तो पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बारिश नहीं होती है, अगर 24 या 36 घंटे बारिश ना हो तो किसान परेशान हो जाता है। उसको वो मोटर का जो पानी है, नेचुरल वाटर जो डीप बोर वाटर है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जब वो मोटर चलती है पानी की तो पावर की कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। लेकिन इस साल हमने देखा कि उसमें काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई है। डोमेस्टिक को भी ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए जब हमने अब एकदम से तो कुछ हो नहीं सकता था, ड्यूरिंग इलेक्शन ये बात आई है, बट वी हैव अश्योर्ड आवर पीपल ऑफ रामगढ़ कि इस मसले का एक परमानेंट हल ये होगा। जब डिपार्टमेंट से हमने बात की कि यहाँ पर एक अलग से ग्रिड सेशन जो है वो बन जाए और उस ग्रिड से एक्सक्लूसिवली रामगढ़ को सप्लाई दी जाए, क्योंकि अभी आने वाले समय में जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री के लिए अलग से ग्रिड स्टेशन बना है, सांबा टाउन के लिए उनका पावर सप्लाई जो है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं इसको सांबा से अलग करना पड़ेगा और इनकी अपनी पावर सप्लाई जो है वो ग्रिड बनाने के बाद होगी। बट इट विल टेक टाइम। अभी सरकार बनेगी, हम आगे अपने जो हमारे पावर मिनिस्टर है सेंटर में, अभी तो उनसे चल रहा है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। सरकार बनने के बाद भी DPR बनेगी, समय लगेगा। और ये हमने हरमंदर जो हमारा है प्लेस, वहाँ पर 100 कनाल लैंड जो है वो डिपार्टमेंट ने वो चिन्हित की है। अभी उसको हमने चिन्हित किया है। अभी वो उसका इशू है कि शायद वो स्टेट लैंड है या की प्रॉपर्टी है। वो वंस दोज थिंग्स आर क्लियर, तो जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वी विल टेक अप दिस इशू विद द सेंटर कि अपना एक ग्रिड स्टेशन जो है वो रामगढ़ का बन जाए। इसके साथ चैलेंजेस क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस इलाके के? चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 10 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, अगर आप किसी भी वर्ग का नाम लें, आप महिला की बात करें, हमारी बहनों के लिए हमने जो अभी डिक्लेयर किया है मैनिफेस्टो में, वी हैव वेरी क्लियरली वी हैव रिटर्न के 1,500 रुपया महीना हर बहन को मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलती। हर एक जो वृद्ध है 60 साल से ऊपर, उसकी पेंशन जिसकी 1,000 है उसको 3,000 देंगे। इसी तरह BPL फैमिली को 2 सिलेंडर देंगे। आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख का, वो यहाँ जम्मू कश्मीर ओनली हमारी एक यूटी है। किसी भी राज्य में, किसी भी यूटी में आयुष्मान कार्ड हर फैमिली को नहीं मिलता, हमारे यहाँ हर परिवार में है। अब उसकी जो लिमिट है वो हमने 7 लाख कर दी है। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। हमारे किसान सम्मान निधि है 6,000 से 10,000 हमने की है। और ये सारी बातें हमने मोदी जी से सरकार से अप्रूवल लेने के बाद अपने मैनिफेस्टो में डाली है। और आप सब जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने कहा है तो हम करेंगे भी। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई चैलेंजेस, कोई चैलेंजेस हैं। बॉर्डर के लोग, खासकर एक बड़ा तबका POJ के और ये वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी जो थी, वो थोड़ी खफा थी कांग्रेस से। 60 साल तक पीछे लगाया, कुछ नहीं किया। मोदी ने 10 साल में ही वो काम कर दिखाया जो 60 साल से नहीं हुआ था। सो आई डोंट सी एनी चैलेंजेस बिफोर मी। अच्छा सर, इसी के साथ मैं बात ये करना चाहूँगा कि विपक्ष का लगातार भाजपा के ऊपर निशाना आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस जो आप देख रहे हैं वो भाजपा को रोकने की भी कोशिश कर रहा है। एक तरफ भाजपा का दावा है कि हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, दूसरी तरफ विपक्ष का ये दावा कि वो सरकार बनाएंगे। इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस के पास देने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय प्रोपेगेंडा के। आपने देखा लोकसभा चुनाव, उसमें एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, मोदी जी 400 सीटें लेके आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी 400 सीटें लेके आएंगे तो SC का रिजर्वेशन रोक देंगे। ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं। कोई पढ़ा लिखा
पढ़ा लिखा ना भी हो, अगर कोई समझदार आदमी है जिसको ये समझ आता है 50% रिजर्वेशन के अंदर सिर्फ एक 8% रिजर्वेशन क्यों निकालनी है, यही समझने की बात है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि हमारे लोग भोले भाले हैं, सीधे लोग हैं, उनको बहला फुसला के एक भ्रम में डाल के प्रोपोगंडा किया गया, क्योंकि कांग्रेस के पास सिवाय नेगेटिव प्रोपोगंडा के देने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 10 साल से ऋषि जी कांग्रेस कांग्रेस से बाहर है, ना तो उनका प्राइम मिनिस्टर है, ना उनका यहाँ कोई एमएलए है, ना उनका यहाँ कोई एमपी है। तो वो अगर देंगे भी तो क्या देंगे, अगर वादे भी करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे। ना उनकी वहाँ सरकार है, ना उनकी यहाँ सरकार बनने जा रही है। एटलीस्ट जम्मू के इस रीजन में जहाँ 43 सीट्स हैं हमारी जम्मू रीजन की, मुझे तो कोई सीट नज़र नहीं आ रही जिसपे कांग्रेस अपना क्लेम करे। तो वो किस बात पे ये दावा करेंगे कि हम आपको बीजेपी जैसे कहती है हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम फ्री सिलेंडर देंगे, किस बिना पे, किस बेसिस पे वो अपना ये दावा रखेंगे। ठीक है, कश्मीर में उनका एनसी के साथ अलायंस है, एनसी 10, 12, 15 सीटें लेके आएगी, तब भी इंडी अलायंस की सरकार यहाँ नहीं बनने वाली है। आने वाले समय में 8 तारीख के बाद आप देखेंगे, 8 तारीख को ही देखेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये भी आपको लेकर कहा जाता है, बीजेपी को लेकर, कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। जो कांग्रेस के जो आपने सुना ही है, जो लगातार पिछले दिनों में भाषण हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? उसको लेकर ये कहूँगा कि 1984 याद करिए आप। 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी का बयान था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है, और हज़ारों सिखों की हत्याएं यहाँ पूरे भारतवर्ष में इन गुंडे मवालियों ने की थी। मैं अब पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स, लेकिन ये एक सच्चाई है। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि 1984 में कौन सी पार्टी उन दंगों में इन्वॉल्व थी, किन लोगों ने सिखों के गले में टायर डाल के उनको जलाया, उनके केश काटे, उनकी दाढ़ी काटी और माताओं बहनों का के साथ उनकी आबरू लूटी और उनकी हत्याएं की। अब मुझे आप बताइए, नफरत की राजनीति कांग्रेस ने की है या भाजपा करती है? इमरजेंसी में इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने जबरन नसबंदी कराई गई, हमारे नौजवानों की, अनमैरिड मेल और फीमेल की नसबंदी की गई, हमारे कई नेताओं को जेल में डाला गया। पेपर्स का, जैसे आप खुल के मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ऋषि जी, उस वक्त में आप खुल के सवाल भी किसी से पूछ सकते थे ना, आप खुल के कोई पेपर में अपना कोई खबर दे सकते थे। तो ये नफरत की राजनीति ये डीएनए में है कांग्रेस के। कांग्रेस नफरत करती है, कांग्रेस नफरत करती है मोदी से, क्योंकि कांग्रेस नफरत करती है हिंदुस्तान से। इसको देश से, हिंदुस्तानियों से बिल्कुल प्यार नहीं है। हिंदुस्तान का खाके राहुल गांधी अमेरिका में जाके अपने देश की बुराई करता है, सोनिया गांधी चाइना में जाके देश की बुराई करती है। ये लोग वही हैं जैसे बांग्लादेश के बांग्लादेशियों ने अमेरिका के साथ मिलके बांग्लादेश बर्बाद किया, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान को बर्बाद किया। नेक्स्ट पीढ़ी ये है, लेकिन आई एश्योर यू, आपके माध्यम से मैं सभी हिंदुस्तानियों को बता सकता हूँ, ये बात दावे से कह सकता हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक मोदी है, हिंदुस्तान का कोई बाग भी बांका नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कह रहे हैं कि रामगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। टक्कर तो बराबर वालों से होती है ऋषि जी। कांग्रेस के पोस्टर दिख रहे हैं, नहीं कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, मेरे साथ वो सांबा में मेरे अपोजिशन में थे। आप जब उनका इंटरव्यू करेंगे, कहीं मौका मिले आपको जाने का, आप उनसे पूछिए, उन्होंने 2 चुनाव में इतने वोट नहीं लिए थे जितनी लीड से मैंने उनको हराया था। 22,000 की लीड से मैंने उनको हराया था, और उन दोनों चुनावों में जब वो जीते थे उनका जो वोट शेयर था वो 22,000 से भी कम था। तो जब यहाँ हमने उनको नहीं आसपास आने दिया, रामगढ़ के लोग बिना वर्दी, बिना सैलरी, बिना बंदूक के हमारे सिपाही हैं हिंदुस्तान के, ये मोदी से बाहर नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं दावे से कह सकता हूँ कि सांबा से ज़्यादा लीड से जीतूंगा। कांग्रेस और बाकी पार्टियाँ आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया अपने बिजी शेड्यूल से। तो उम्मीद है कि जो भी इश्यूज़ है उसका रिड्रेसल भी होगा जब जो भी यहाँ से एमएलए जीतकर असेंबली में पहुँचेंगे। सर, जो भी नहीं जीतेंगे, भाजपा ही जीतेगी और डॉक्टर मनियाल ही जीतेगा। ये मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को भी कहता हूँ, क्योंकि उनका प्यार है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका प्यार है। मैं आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन मुझे विश्वास है अपने लोगों के ऊपर कि हम मोदी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ईमानदारी से काम करती है। हमने जब नौकरी की तब ईमानदारी से की, अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। 15 साल की नौकरी छोड़ के आया हूँ ऋषि जी, तो चोरियाँ करने नहीं आया, पैसा कमाने नहीं आया, सेवा करने के लिए आया हूँ। दियानी का रहने वाला हूँ, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है।
दावे से ये बात कह सकता हूँ, एमएलए जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सांबा से भी जीतेगा, विजयपुर से भी जीतेगा और रामगढ़ से भी जीतेगा, और असेंबली में पहली बार रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए चुन के जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, भाजपा के प्रत्याशी हैं, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, विजन लेकर चल रहे हैं। हम किसी भी उम्मीदवार को लेकर बात करें, लेकिन जो भी इश्यूज होंगे बॉर्डर के, उसे एड्रेस किया जाएगा, उसका रिड्रेसल होगा, असेंबली में उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और बॉर्डर के लोग एक खुशहाल अपना जीवन जिएंगे, इसी तरह की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन दावा लगातार है बीजेपी का कि बीजेपी की यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और ये जो तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है सांबा जिला की, यहाँ से जो है जीत हासिल करेगी भाजपा। ये लगातार दावा आज भी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में समीकरण क्या बनते हैं, किसकी सरकार बनती है और कहां से कौन कौन एमएलए जीतकर असेंबली में पहुंचते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।